बुक तो है, मैं आडिशा में गलती से खा रहा था। तो पहले कर लेते हैं, दिख रहा है यहाँ पे। इसमें बेसिकली दो फॉर्मूले शायद यूज हो रहे हैं आपके कोर्स में, एक बार देख लेता हूं मैं। 1+r/n होल पावर n, और एक e⁻⁻r-1। ये कब करना है? जब आपका r जो रेट है इज कंपाउंडेड m टाइम्स अ ईयर, और ये है फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इज कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली, मतलब इनफाइनाइट हो गया। इसमें m टाइम्स है, तो m की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो जाए तो फिर ये बन जाएगा। आप दो फॉर्मूले नोट कर लो, क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। प्रूव नहीं कराऊंगा इसके, यूजलेस है प्रूव कराने। इसका भी क्वेश्चन जरूर आएगा, देख, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का। लिखिए भाई क्वेश्चन। फाइंड द इफेक्टिव रेट that is equivalent to nominal rate. Find the effective rate that is equal to nominal rate of 8% compounded. Number one, 8% compounded semi-annually. Number two, quarterly. Number three, continuously. Semi-annually, quarterly and continuously. ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% कंपाउंड करना है आपको सेमी एनुअली। तो आप इसमें जो यूज करोगे, जैसे आपको निकालना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 1 प्लस सेमी एनुअली का मतलब 8/2 परसेंट है, तो बाय 100 भी आएगा। और होल पावर जो m है वो उसमें एक साथ में 2 सेमी एनुअल आएंगे, तो यहाँ पे होल पावर 2। और इसको बस सॉल्व कर लो। सॉरी, -1 है, -1 कर लेना यहाँ पे। ये सॉल्व कर लेते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 8 से कट जाएगा 25 बार, 26/25 का होल स्क्वायर, -1, 26 का स्क्वायर ज्यादा बड़ा नहीं है, 676 अपॉन 625, 51 अपॉन 625, और मल्टीप्लाई इसको कर दो 100 से, सो दैट ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाए। दो 204/25 को डेसिमल के एक प्लेस तक तो कर ही लो। हाँ यही है। इसमें जो बुक में आंसर दिया हुआ है, ये आ रहा है आंसर इसका 8.16 आ रहा है इसमें आंसर। 8.16 कंपाउंडेड एनुअली हो गया, कंपाउंडेड एनुअली आ रहा है 8.16। चार पांच क्वेश्चन करेंगे इसके लिए। 8.16 आ रहा है डिवाइड करके। अरे यार कितना तो बोल चुका हूँ, सुनते नहीं है। इसको खोल लेते हैं। इसका पता मतलब सही में आया आपको? क्या निकाला ये आपने? मतलब ये है, अगर हम 100 रुपए जमा कर रहे हैं और 8% का इंटरेस्ट लगा रहे हैं सेमी एनुअली, तो उस पे जो इंटरेस्ट बनेगा, और अगर हम एनुअल इंटरेस्ट लगाएं उसी 100 रुपए पे 8.16, तो दोनों का अमाउंट इक्वल आएगा। मतलब अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेमी एनुअली कर रहे हैं और एक साल का हम अमाउंट निकालेंगे,
तो आपको इंटरेस्ट लगाना है 8% का। देखो इस तरह से कैलकुलेट करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब अमाउंट 1 प्लस 8/200 होल पावर 2। 100 रुपए पे कंपाउंड अगर सेमी एनुअली करोगे तो इतने रुपए मिलेंगे। और अगर आप इसी को एनुअली में कन्वर्ट करना चाहते हो सेम अमाउंट को, तो एनुअली में आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट करना होगा 8.16, और ये एनुअली हो जाएगा। तो इन दोनों को कैलकुलेट करके जो अमाउंट आएगा वो इक्वलेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक दुकानदार कहता है हम पहले 25% डिस्काउंट देंगे, उसके बाद फिर 25% देंगे। तो 25% मिला के बन गया, लोग कहते हैं डिस्काउंट बन गया 50%। तो ऐसा नहीं है। 100 रुपए पे 25% का डिस्काउंट देने के बाद कीमत रह गई उसकी 75 रुपए। 75 रुपए में फिर 25% डिस्काउंट कैलकुलेट किया और 75 में से माइनस कर दिया। दो सौ पच्चीस अपॉन 4, 56.25 रुपए की चीज पड़ गई यहाँ पे। अब सोचो 100 रुपए की चीज को पहले 25% डिस्काउंट दिया, फिर से डिस्काउंट 25% दिया, तो कितने की मिल रही है वो 100 रुपए की चीज? 56.25 की। इन दोनों को मिला के एक सिंगल डिस्काउंट बना सकते हो कि अमाउंट इतने का ही पड़ेगा हमें। क्यों? 100 में से इसको माइनस कर दो ना। कितना डिस्काउंट बैठा? 43.75। तो अगर हम इन दोनों के बदले हटा के एक डिस्काउंट कर दें 43.75 का, तो हमें वो चीज इतने की ही पड़ेगी। तो वही कर रहे हैं एक तरह से। अगर आप 8% सेम एनुअली से जो पैसा कमाओगे, उसी को अगर आप 8.16 एनुअली रेट से निकालोगे तो पैसा अमाउंट सेम आए। अब इसका सेकंड पार्ट करो, क्वार्टरली। इसका सेकंड पार्ट में क्वार्टरली करना है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, 8/4 × 100, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 8/400। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 यहाँ पे हो जाएगा और -1 सेम रहेगा। हाँ, मैंने स्टार्ट कर दी थी। कैलकुलेशन आ रही है इसकी, कर लेते हैं। देखो एग्जाम में आएगा तो करनी है। देखते हैं कितनी हो जाती है मैक्सिमम हमारी, बाय मैनुअली कितनी कर पाते हैं। क्वार्टरली में आपका अभी इफेक्टिव एनुअल में अभी 2 से डिवाइड किया है। मैनुअली में ना, हाँ 2 से डिवाइड किया है ना इसको। 8% को डिवाइड 2 करके बना दिया 8/2, और परसेंट का 100 भी ले लिया था। अब जैसे क्वार्टरली है, सेकंड पार्ट कर रहे हैं मान लो सॉल्व, तो यहाँ पर 8/4 हो गया, परसेंट का 100 हो गया, और यहाँ पे एक साल में 4 क्वार्टर हो गए, -1। सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/50 होल पावर 4 -1, 51/50 होल पावर 4 -1, 100, 102, 1.02 होल पावर 4 -1। अब मान लो एग्जाम में टाइम लग रहा है तो क्या करोगे इसको? या तो इसको सॉल्व करो पावर 4 को, अदरवाइज आप इसको लॉग से भी कर सकते हो। लॉग टेबल तो आपको देखना आता ही है, लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा। आप यहाँ नहीं छोड़ेंगे, मार्क्स तो कटेंगे इससे, क्योंकि सभी के लिए एक जैसा होगा ना वो। तो लॉग से सॉल्व कर लोगे इसको, या लॉग टेबल देखना दिखाऊं दोबारा से, या कर लोगे सॉल्व? एक बार फिर देख लो लॉग टेबल से। हाँ, लॉग टेबल मैथ्स में जरूरत नहीं पड़ती, बाकी केमिस्ट्री वगैरह में लॉग वैल्यू वही दी हुई होती है जो यूज करनी होती है। तो मान के चल रहे हैं वैल्यू दी हुई आएंगी, तो इसमें अगर हम लॉग लेंगे तो क्या लेंगे? जैसे इसकी वैल्यू x मानेंगे पहले, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 लॉग, इसमें 10 में 2 देख लेंगे, 0086 देख लिया। डेसिमल कहाँ लगता है लॉग में? कहाँ लगाते हो डेसिमल? सबसे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक डिजिट लेती है, वो डिजिट कौन सी लेते हैं? यहाँ डेसिमल के आगे एक डिजिट है, एक में से एक गया, ये 0 हो गया, फिर 4 मल्टीप्लाई किया। और अब इसका देखेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग में क्या खोलोगे बताना? 0.03 में 4 और मीन डिफरेंस 4। -1 क्यों हुआ? क्योंकि ये तो कंपाउंडेड m टाइम्स वाला फॉर्मूला है ना। ये वाला तो हुआ है ना, क्वार्टरली वाला ये तो। तो -1 क्यों लेंगे इसमें? -1 है इसमें भी, मैंने करेक्ट किया था ऊपर, शायद आपने देखा नहीं होगा। इसमें -1 कर लेना, 1 प्लस r/m होल पावर m और -1, इसमें भी है -1, और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉन्टिन्यूस वाले में भी है -1। ठीक है आस्था, ये कितना ओके। है बताना? ये वाला कितना आ रहा है?
1085। बताओ एंटी लॉग में पॉइंट क्या लगाते हो, मतलब ऐड करेंगे ना, मिड डिफरेंस समझता है। कितना लिखूं यहाँ पे, चलो ये हो गया। डेसिमल कहाँ लगाते हो एंटी लॉग में, यहाँ राइट, और इनटू करते हैं 10 टू दी पावर एक नंबर से, वो नंबर ये वाला होता है जो भी है, तो 10 टू दी पावर 0, तो 1082 हो गया। और 1082 इसकी वैल्यू है, उसमें से 1 माइनस करोगे तो 0.082, और मल्टीप्लाई 100 करोगे तो ये बन जाएगा 8.2%। अगर 8% को कंपाउंडिंग क्वार्टरली किया जाए या 8.2% एनुअली किया जाए तो अमाउंट सेम है। अब इसका एक थर्ड पार्ट भी देखो फटाफट से, जिसमें कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली है। हाँ, लेकिन उसमें ई टू दी पावर में वैल्यू कैसे निकलेगी वो देखना है बस। हाँ, ई टू दी पावर 8% है वो, तो 0.08 हो जाएगा ना। थर्ड पार्ट में कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ई टू दी पावर आर, और आर है आपका 8% -1। होपफुली ये वैल्यू गिवन आनी चाहिए। हाँ सर, अगर ये वैल्यू गिवन नहीं है तो फिर से पंगा पड़ता है। इसकी मैंने आपको वैल्यू ऐसे याद करवाई थी, देखो लेट से ये x हो गया, ठीक है। आप दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये 0.08 आगे आ जाएगा, लॉग आ जाएगा e के साथ, ऐसे हो जाएगा। इस लॉग का बेस क्या है, 10। इसका बेस ही नहीं है, इसका बेस 10 है, क्योंकि आप लॉग टेबल देखने जा रहे हो तो आपको बेस 10 रखना पड़ता है, और अगर लॉग बेस 10 है तो इसकी वैल्यू 1 नहीं हुई है। फिर मैंने आपको इसकी वैल्यू परमानेंट याद करवाई थी, मैंने कहा लिख लो, काम आएगी। 0.4343 एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बहुत काम आएगी, लिख लो इसको। लॉग ई की वैल्यू अगर बेस 10 हो तो 0.4343 होती है। आपका काफी टाइम सेव हो जाएगा इससे। और अब बस अब क्या करना है, 8 को 4343 से मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल आएगा 4 और 2 6 के बाद, यहाँ पे आ गया डेसिमल। अब इसका एंटीलॉग देखना है तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, वो यहाँ पुट करनी है और फिर उसमें से -1 करना है। इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है, इन्होंने तो वैसे आंसर दे दिया है, 0.0833 आ रहा है, माइनस करने के बाद 0.0833। फिर इसको इंटू 100 कर देना तो कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 8.33% एनुअली हो जाएगा। अब इसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको लगे तो देखो सिंपल हो गए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है, अभी मेरे को किसने भेजे थे व्हाट्सएप पे, वो याद नहीं आ रहा, आप में से किसी के बच्चे ने भेजे थे, वो काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, उसका आंसर मैच नहीं करेंगे, अगर नहीं कराऊंगा तो एक दो वो कर लेते हैं। हाँ, एनसीईआरटी में ये वाले दे रखते हैं। हो गया, तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट एक बार लॉग वाला प्रैक्टिस जरूर कर लो। वैसे तो देखो वैल्यू गिवन आनी चाहिए, नहीं आएगी तो प्रॉब्लम आ सकती है ना। लिखो, विच गिव्स बेटर यील्ड्स, विच गिव्स बेटर यील्ड्स, और यहाँ पे दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, विच गिव्स बेटर यील्ड्स, और इसमें पहला है 9.1% कंपाउंडेड सेमी एनुअली या हाफ ईयरली, और दूसरा ऑप्शन है 9% कंपाउंडेड मंथली। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सी इन्वेस्टमेंट बेटर है। तो आपको क्या करना है, ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली में है, ये कंपाउंडेड मंथली में है, आप दोनों को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंडेड एनुअली बना लो, तो जिसका ज्यादा आएगा कंपाउंडेड एनुअली वो बेटर इन्वेस्टमेंट है, पहली या दूसरी में से कोई आएगा। ये क्वेश्चन दिए हुए एनसीईआरटी में।
दोनों को आप उसमें कन्वर्ट कर लो, कैलकुलेटर की हेल्प ले लो अगर फिलहाल लग रहा है तो। हाँ, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें 12 से डिवाइड करेंगे, मंथली है ना क्योंकि ये, और पावर 12 चढ़ेगी तो लॉग चाहिए होगा इसका मतलब। हुआ कैलकुलेशन काफी भी आ रही है, एक बार देख लेते हैं तो। इन्होंने तो सीधा सॉल्व किया लिख दिया। एक बार स्टेप चेक कर लो, चलो कैलकुलेशन वाला पार्ट आप टेबल लॉग से खुद कर लेना, ठीक है। तो पहले पार्ट का निकालते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.1 अपॉन 200, हाफ ईयरली है तो एक साल में 2 हाफ ईयर -1, ये कैलकुलेट करेंगे तो 1 प्लस 91 अपॉन 2000, या तो इसको पूरा डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। काट दिया, चलो मैंने ये 1.0455 का होल स्क्वायर 10% compounded monthly is a better yield. बेटर है। अच्छा, उसका कितना आ रहा है देख लेते हैं। हाँ, इसमें ये लिखा हुआ है, द इन्वेस्टमेंट विद सेकंड ऑप्शन गिव्स बेटर यील्ड्स। हाँ, वो कन्वर्ट मंथली कर रहा है 9। Rate आ रहा है 8.16. ये पहले वाला कितना आया सॉल्व करके? 8.16. पहले वाला नहीं, इसमें आ रहा है 9.30, 9.3 आ रहा है, मतलब ये पूरा सॉल्व करके ना जो इनका आंसर आ रहा है बुक में, ये 9.3% पर एनम हो गया, ये पर एनम हो गया 1.0455 को ना, मान लो अगर एग्जाम में आए सपोज करो ये, और होल स्क्वायर तुम खोल लेते हैं तो इस फिगर को राउंड ऑफ कर लेना, ये फिगर ऐसे बना लेना 1.05, 1.05 का स्क्वायर खोल के 1 माइनस कर देना, अप्रॉक्स कितनी बैठ तो जाएगी। 1.04 का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है 1.0816. नहीं, 1.05 करो ना, राउंड अप कर रहे हो ना जैसे इसको, तो इसको 1.05 लो फिर। यहाँ पर ना इसको राउंड अप कर रहे हैं, मान लो 5 है ये, इसको हटा रहे हैं तो ये एक डिजिट को यहाँ बढ़ा देगा फिर। 1.05 का होल स्क्वायर खोल के देखो एक बार, यही आ रहा है कैलकुलेटर से, तो ठीक है चलो एक बार कैलकुलेशन देख लेना। वैसे तो मैं तो ये प्रेफर ये करूंगा कि लॉग से करो इसको, और एक इसकी सेकंड वॉर देख लो जरा फटाफट से। इसमें लॉग में 10 में 4 और मेन डिफरेंस 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, क्योंकि हम इसको हटाएंगे, या तो इसको इग्नोर कर देंगे तो 5 ही देख लेंगे, या फिर हम इसको हटाएंगे तो इसको 6 कर लेंगे। बेटर कौन सा बताओ इन दोनों में से? 6, क्योंकि एक्चुअल तो यही कहते हैं ना हम, क्या राउंड ऑफ कर रहे हो तो भाई इसको हटाओ तो 6 बना दो, तो आंसर में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। और ये बता दो उसको कैसे लिखना है, सिर्फ बता दो 1 प्लस होल पावर 12 -1, ये आपका 3 से 3 और 3 से ये 400, ये 4 से डिवाइड करके कितना होता है 0.075, 0.75, 0.75 अपॉन 100 होल पावर 12, फिर 0.75 अपॉन 100 को हम एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, 100 से डिवाइड करना है 0.0075, इसके लिए तो भी लॉग टेबल चाहिए ही चाहिए होगा, हो सकता है वैल्यू दे दी जाए, पता नहीं, अब देखो ये होल पावर यहाँ पे 12 हो जाएगी,
फिर इसको आप लॉग टेबल से कैलकुलेट कर लेना फिर हालत। वैसे इन्होंने जो दिया हुआ है सॉल्व करके, ये 9.38 आ रहा है सॉल्व करके पूरा, वो 9.3 आ रहा है, काफी मार्जिन पे है, मतलब बहुत क्लोज है बिल्कुल, लेकिन बेटर ऑप्शन सेकंड वाला हो। अब इसमें एक टाइप पे ये होगी, एक टाइप और करता है बस इसको। कंपाउंड एलोकेट और एक वो ईएमआई लिखना है क्वेश्चन। A money lender charges interest at the rate of 10 paisa per rupee. A money lender charges interest at the rate of 10 paisa per rupee per month. 10 paisa per rupee per month. Payable in advance. Full stop. What effective rate of interest does he charge? सर पर मंथ के बाद एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। मैं फिर से बोल देता हूँ। A money lender charges interest at the rate of 10 paisa per rupee per month, payable in advance. Full stop. What effective rate of interest does he charge per annum? $10 पर रुपी पर मंथ। अब मैं आपको बताता हूँ, चलो मैं सबको समझाता हूँ प्रैक्टिकल एक एग्जांपल दे। जब इस मनी लेंडर के पास कोई बंदा पैसे लेने जाएगा, ठीक है, और वो इस वाले मनी लेंडर से 1 रुपया उधार मांगेगा। 1 रुपया, कितने पैसे मांगे उधार इसने? आदमी ने 100 पैसे मांगे। तो पर रुपी पर मंथ का मतलब 10 पैसे चार्ज कर लेगा ये 1 रुपए। तो बताओ मनी लेंडर 10 पैसे चार्ज करने के बाद जो बंदा पैसा उधार लेने आया था उसको कितने देगा? एडवांस में काट लेगा इंटरेस्ट? नहीं समझ में आई मेरी बात? ये मनी लेंडर है, ये पर्सन एक्स है। एक्स पर्सन ने मनी लेंडर से 1 रुपया उधार मांगा, इसने इसको दे दिया। क्या 1 रुपया दिया? नहीं। एडवांस में टैक्स वो इंटरेस्ट काट लेता है। कितना इंटरेस्ट काटेगा? 1 रुपए का मतलब है 10 पैसे काटेगा। 100 पैसे पे 10 पैसे है ना, तो 10 पैसे काटने के बाद मनी लेंडर इसको कितने पैसे देगा? 90 पैसे देगा। इसको कितने रिसीव हुए? 90 रिसीव हुए, जबकि उधार इसके खाते में कितना लिखा गया होगा? 100 पैसे का, क्योंकि 10 पैसे तो इसने एडवांस ही काट लिए। अब देखा जाए तो क्या इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बन रहा है? ये 90 रुपए प्राप्त करता है, 90 रुपए लेता है, और उस पर चार्ज कितना दे रहा है? सोचो, 10 पैसे दिया है चार्ज, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है ये? 10 पैसे हर 90 पैसे पे दे रहा है। दैट मीन्स इसका जो चार्ज है वो 1/9 पर मंथ लग रहा है। सर लेकिन वो 10 पैसे जो काट रहा है तो पूरे अमाउंट पे होगा ना, 10/100 होगा ना। हाँ, हम ये मान के चल रहा है 100 पैसे का, मतलब ये उधार यहाँ से यहाँ जा रहा है, मान के चल रहा है 1 रुपए का उधार जा रहा है। तो 1 रुपए पे इस पर्सन ने 10 पैसे ब्याज दे दिया, तो 10 पैसे वो लिखा, लेकिन रिसीव कितने किए? 90 रुपए पे इसने रिसीव किए। तो हर 90 रुपए पे ये 10 पैसे ब्याज देगा इसको। हर 90 रुपए पे मान लो अगर 2 रुपए लिए उधार इसने, तो कितना ब्याज चला जाएगा? 20 पैसे। तो 20 पैसे चला जाएगा, फिर 180 पैसे, 200 पैसे पे नहीं जाएगा, 90 पैसे पे इसको इंटरेस्ट जाएगा 10 पैसे। तो 1/9 रुपीज पर मंथ आपका ब्याज जाएगा। ये पर मंथ है। आपको इसे किसमें कन्वर्ट करना है? पर एनम में। तो पर एनम में अगर एक मंथ में 1/9 है, तो पर ईयर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ? 12 मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो गया? 4/3।
ये पर एनम हो गया। अब इसका बना लो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 1 प्लस बोलो, इसको आप आगे कैलकुलेट कर लो और यहाँ पे कितना लिख दो पावर में, और उसको आप कैलकुलेट कर लो। मैं फिर से रिपीट कर 12 भी तो होगा। यहाँ पे 12 भी करो ना। दोबारा सुनो, मैं इसको ऐसे फिर से समझाता हूँ। पर्सन ने इससे 100 पैसे उधार लिए, इसने कहा मैं आपको 100 पैसे उधार देता हूँ, लेकिन इसको रिसीव कितने हुए, इसको रिसीव हुए 90 पैसा। क्यों रिसीव हुए? क्योंकि इसने जो पैसा उधार लिया उस पे एडवांस टैक्स इसको पहले ही पे कर दिया, टैक्स मतलब सॉरी इंटरेस्ट, तो 10 पैसे इसने इसको पहले ही पे कर दिए। तो इस पर्सन को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ा, 10 पैसे दिए इसने हर 90 पैसे, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 1/9 पर मंथ। फिर हमने क्या किया, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को पर मंथ से पर एनम बना दिया, तो 12 मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका पर मंथ का इंटरेस्ट हो गया 4/3। अब 4/3 ये एक साल पे इंटरेस्ट देगा कितने पैसे पे, 1 रुपया उधार मांग के चल रहे हैं हम, कि इसने 1 रुपया उधार मांगा था तो उस पर ये पर एनम का इतना इंटरेस्ट पे करेगा। अब इसको पर एनम के इंटरेस्ट में कन्वर्ट करके बताना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअल में कितना पड़ रहा है इसको। हाँ वो तो अब आगे सेम चलेगा, इसको 12 से डिवाइड करेंगे और पावर में 12 करेंगे। 100 पैसे पे है ना, तो 100 मत करो, इसलिए हम तो 100 पैसे मान के चल रहे हैं ना। इसको ऐसे करो ना, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1 + 4/3 × 12। ये ऑलरेडी हमने 100 पैसे पे लिया हुआ है ना, ये तो बाय 100 करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन 12 आएगा और -1 आएगा। मैं रिपीट करता हूँ, हम यहाँ पे 4/3% लेते हैं ये ऑलरेडी, लेकिन पर एनम है, ये परसेंट नहीं है। ये अगर परसेंट में रेट गिवन होता है तो हम करते हैं ना बाय 100। ये तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ का निकाला, इंटू 12 करके इसको पर एनम का कर दिया, ये परसेंट में नहीं है, ये 10/9 ऑलरेडी फ्रैक्शन लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे परसेंट नहीं आएगा, यहाँ पे डिवाइड 100 नहीं आएगा। अब ये कितना हो गया, 4 से कैंसिल करो, 12 9, ये हो गया 1 + 1/9 10/9, 10/9 की होल पावर 12 - 1। 1.12 ले लो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेसिमल के एक प्लेस के बाद तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसकी वैल्यू सॉल्व करके आ रही है, मैं देता हूं आपको, आप कर लेना। 0.5496 आ रही है। नहीं 3.545 आ रही है इसकी वैल्यू, 3.545 आ रही है, मतलब आप निकाल लेना बाद में कर लेना, और 3.545 में से 1 लेस कर दो, तो 2.545 हो गया पर एनम। सर एक बार आप एंटी 0.0048 की वैल्यू बताओगे? हाँ हाँ काफी ज्यादा बैठेगा, इसका इंटरेस्ट बैठेगा अब ईयर का 25.45%, 25% का पर एनम ब्याज जा रहा है इसका मतलब, क्योंकि एडवांस टैक्स पे कर ले लेता है ना ये। हाँ बोलो, मैं एक बार करके दिखाता हूँ कैलकुलेशन, सर इसको करके दिखाऊं क्या, पूरा करके दिखाऊं इसको, या हाँ एंटी से पूछ रहे? 0.0048 ओके 0.048, ओके 0.048, इसका एंटी लॉग देखना है 0.0048। एंटी लॉग टेबल ओपन करना है जरा, यस एंटी लॉग टेबल में 0.00 निकालो, फर्स्ट वैल्यू नहीं, उसमें आप 4 देखो, 0.00 में 4 में चले जाओ, 9 1009 यही है ना, और मेन डिफरेंस 8 देख लो, इसी में आगे चले जाओ, कितना +2, तो ये 1019 हो गया, सॉरी 11, सॉरी 1011 हो गया। अब डेसिमल कहाँ लगाओगे एंटी लॉग में, यहाँ 1 के बाद लगाओगे और मल्टीप्लाई किससे करोगे इसको,
10 रेज टू द पावर 0, तो ये वैल्यू फिर यही रह गई 1.011। अगर ये वैल्यू आ रही है तो इसका एंटी लॉग फिर ये आ रहा है 1.011। जल्दी चेक करो भाई फटाफट से। तो इसका 1.1% आ रहा है आंसर। नहीं, इसका तो ये आ रहा है फाइनल आंसर। मतलब ये वैल्यू सॉल्व करके ना लॉग कैंडी लॉग जो भी देखा देखने के बाद ये आ रही है 3.545, फिर -1 किया तो 2.545 और पर एनम का इंटरेस्ट बना 25.45। सर ये तो आ ही नहीं रहा। नहीं आ रही, चेक करता हूँ। पहले मुझे बताओ ये 10/9 को डिवाइड कर लिया था क्या? कितना आ रहा था 10/9 को डिवाइड करके? 1.12। ओके, अगर आप 1 में 900 लेके करेंगे तो फिर 900 1/900 हो जाएगा ना। 900 क्यों लिया आपने? कहाँ पे कह रहे हो? ये जैसे ये था, ये थी हमारी वैल्यू, ये फैक्टरी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है हमारा। 12 से भी डिवाइड करना था ना उसमें। हाँ तो 12 से देखो, हमने ये तो लिया था, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, रब कर दिया मैंने। हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आया था 1 + 4/3, ये पर एनम का हो गया, डिवाइड 12 कर दिया, ठीक है। और अब हमने इसकी होल पावर ले ली 12 और -1। और इनटू 100 नहीं होगा? नहीं, एक्चुअल देखो आप जो लेके चल रहे थे ना वो 100 पैसे पे लेके चल रहे हो। 100 पैसे पे आपका इंटरेस्ट क्या बना? 10/100। ये परसेंट में बनाया ही नहीं हमने पहले से, ये पहले हमने परसेंट को सॉल्व कर रखा है। ये सॉरी 10/90, ये ऑलरेडी परसेंट सॉल्व करके बना रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/9। अगर हम इसको परसेंट पे बनाते तो मैं यहाँ पे इंटू 100 करवाता, फिर मैं कहता इतना परसेंट ब्याज आएगी। हर 100 पैसे पे जो बोरोवर है वो इतना परसेंट ब्याज दे रहा है, लेकिन हमने उसको परसेंट कन्वर्ट ही नहीं किया था, इसलिए हमने उसको यहाँ पे भी डिवाइड 100 नहीं किया। वो ऑलरेडी परसेंट में सॉल्व करने के बाद ही चल रहा था, मतलब 10/90। ओके सर दैट्स माय इसलिए यहाँ पे आंसर। ना 100 नहीं आएगा, यहाँ पे 100 नहीं करेंगे हम। ये ऑलरेडी परसेंट करने के बाद ही है 4/3 सब। वही वैल्यू सॉल्व करके दिखाऊं या हो जाएगी? हो जाएगी। हाँ मतलब ये वैसे सॉल्व कर लेना, लॉग टेबल की फिर से प्रैक्टिस कर लेना, आएगा ठीक है, नहीं आएगा कोई बात नहीं। बुक में तो आंसर यही आ रहा है इनका, एंटी लॉग वगैरह देखने के बाद सारा। बोलो जल्दी बोलो, आप बोलो तो मैं करके दिखा देता हूँ। लॉग वाला पार्ट करना है। क्या था? log x इज इक्वल्स टू 12 पावर आगे आ गई थी ना, log किसके साथ आया था? 1.12। ये 10 को डिवाइड किया 9 से आपने, चलो ठीक है चलेगा। लॉग टेबल ओपन करके बताना जरा 11 में 2 कितना आ रहा है? 0049 0492। लॉग लिखा है तो पॉइंट यहाँ लगा दिया, आगे 0 लगा दिया, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5904 और डेसिमल आ गया 4 डिजिट के बाद यहाँ आ गया, ठीक है। 0.5904 हो गया। अब एंटी लॉग टेबल निकालना जरा। 0.59 में 0 देखना, 3890। 59 में 0 देखा है आपने, है ना। मीन डिफरेंस 4 भी देख लो फिर, 4 मीन डिफरेंस, तो 3894 हो गया। डेसिमल यहाँ लगेगा और इंटू होगा 10 टू द पावर 0 से, वो तो छोड़ो 1 हो गया, तो ये इसकी वैल्यू हो गई 3.894। 3.545 आ रही थी, हाँ लेकिन फर्क आ रही है भाई। हम तो खैर ये लिखेंगे जो लॉट टेबल से आएगी फिर, और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर ये हो जाएगा हमारा 3.894 -1 2.894। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया पर एनम का 28.94। लेकिन ये तो बहुत फर्क आ गया। अब बुक में इन्होंने लेकिन यही लिखा हुआ है 3.545 वैल्यू बता रहे हैं इसकी। लेकिन इतना फर्क होना नहीं चाहिए वही वैल्यू में, कहाँ 2.54 और कहाँ 2.89।
लेकिन आपका जो आएगी वैल्यू आप लॉग टेबल से वही लिख के आना। अब मेरे को पता नहीं बुक में कैसे सॉल्व किया हुआ है इन्होंने। एक क्वेश्चन और कराऊं या आगे चले? बोलो आगे चले। डालो हेडिंग कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है वैसे तो। जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो पी प्रिंसिपल पे R% रेट से n ईयर्स के लिए, ये वही फॉर्मूला है बिल्कुल। इसको अमाउंट को यहाँ पे बोल देते हैं एंड वैल्यू, पी को बोल देते हैं बिगिनिंग वैल्यू, द वैल्यू एट द बिगिनिंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट आई रख देते हैं, जनरली हम आई से शो करते हैं, और होल पावर n होती है। तो अगर आपको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकालना है तो आपसे ये आई की वैल्यू पूछते हैं। तो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं देखो, एंड वैल्यू अपॉन बिगिनिंग वैल्यू, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो ईवी अपॉन बीवी। यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 प्लस आई बाई 100 होल पावर n। इसके बाद क्या करोगे बताओ, अगर मेरे को पावर n हटानी हो तो? पिछले बार पावर n, तो इसकी होल पावर हो जाएगी 1 बाई n, और फिर ये वाला 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा i बाई 100, और फिर जो सॉल्व करके आएगा उसको इंटू 100 कर देंगे तो आपका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आ जाएगा। तो इसलिए बताया कि मान लो एग्जाम में दिमाग से स्लिप हो जाए तो ऐसे बना लेंगे वो, राइट। तो ये हो गया आपका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो करें, लिखो। हाँ ईएमआई इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आने के थोड़े कम चांस होते हैं, जरा सीएजीआर डेप्रिसिएशन थोड़ी है तो उसमें मूविंग एवरेज है वो तो चलो उसमें डेप्रिसिएशन कुछ थोड़ी सिंपल है। लिखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। Consider an investment of rupees 10,000. Consider an investment of rupees 10,000 whose annual values are given as नहीं इसी का CAGR, ये आपको टेबल दिया हुआ है। January 1, 2015 rupees 10,000, January 1, 2016 यहाँ पे हो जाता है आपका अमाउंट 14,000 एक साल में कुछ कंपाउंड रेट लगने के बाद। फिर January 1, 2017 यहाँ पे हो जाता है 14,700, और फिर January 1, 2018 यहाँ पे आपका अमाउंट हो जाता है 22,050। ये ऐसे एक आपको दिखा रखा है कैसे आपका अमाउंट ग्रेजुअली बढ़ रहा है। आप अपना क्वेश्चन लिख लो। ये अनइवन फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आपका टाइम पीरियड के हिसाब से आपको ग्रोथ रेट निकालना है। आपको ये बताना है 2015 से 2018 तक अगर फाइनल देख रहे हैं तो ग्रोथ रेट कितना है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट फ्रॉम 2015 टू 2018, जबकि ईयर वाइज इन्होंने दिखा रखा है कैसे कैसे चेंज हुआ है। 1 2 3, हाँ यहाँ तक पहुंचने में 3 साल लगे, 1 साल 2 साल 3 साल, N3 होगा।
27.1 चेक कर लेते हैं, बता दो भाई। इसमें आंसर दिया हुआ है, बताओ 30.16। 27.1 22,050 अपॉन 10,000 होल पावर 1/3 -1, बाद में कर लेंगे इंटू 100, वहां पे 100 चल रहा है अभी डिवाइड में। ये 0 कैंसिल, ठीक है। होल पावर कितनी, लॉग लेना पड़ेगा, क्यूब रूट सॉल्व नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि हम लोग और इसकी वैल्यू 1.271 आ रही है। उन्होंने ना पूरा आंसर दिया हुआ है निकाल के, 30.16 आता है। चेक कर लेते हैं, लॉग टेबल खोलो फटाफट से। लॉग x इज 1/3 आगे, लॉग 2 पॉइंट, तो 1/3 का 1/3, लॉग टेबल खोल के 22 में 0 देखना, 3424, मीन डिफरेंस 5 देखना, 10, तो 3434 हो गया ये, ठीक है ना। ये 3434 हो गया, डेसिमल यहाँ गया, यहाँ 0 आ गया। अब 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से कैंसिल हो गया, 0.11, 3 4 जा 12, फिर 3 4 जा 12, 2 बचेगा बस, ठीक है। 4 डिजिट तक बहुत है हमारे। अब इस कैंडिलॉग निकालना जरा, 0.11 में 4, 5 जो है वो है 3118। ये वाला गलत देखा है क्या? अब एक बार फिर से देखना, नहीं, डिजिट काउंट करते हैं, ये एक डिजिट गिनी जाएगी, उसको वैल्यू नहीं देखनी क्या है, इसको काउंटिंग देखनी है कि पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो एक में से एक गया, 0 ही आए। आज से एक बार ये बताओ, ये वाला डाउट क्या रहे हो आप, ये कैसे आया, या ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है? 20 में जो 5 है वो होता है 3118। नहीं, 22 में 0 देखा है और मीन डिफरेंस 5 देखा है ना। देखो 2 नहीं, जब हम लॉग देखते हैं ना, ध्यान से सुनो मेरी बात, जब हम लॉग देखते हैं तो डेसिमल को इग्नोर कर देते हैं, डेसिमल समझो नहीं है। अब हम लॉग टेबल में 22 निकालेंगे, 0 देखेंगे और मीन डिफरेंस 5 देखेंगे, ऐड करेंगे, ये वैल्यू बन जाएगी। हम डेसिमल नहीं देखते कहां लगा हुआ है, और डेसिमल जहां लगा उसको लगा रहने दो। उसके बाद क्या करते हैं, डेसिमल के इधर
ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ डिजिट काउंट करते हैं कितनी है, तो एक डिजिट मिली हमें यहाँ पे, तो एक में से एक गया, ये 0.3434 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है सर। ठीक है, अब हमने इसका एंटीलॉग देखना है भाई, ये 3 से डिवाइड भी कर दिया इस वैल्यू को 0.1144 निकालना एंटीलॉग, पूरा बोल दो 1. ओके, इंटू करेंगे 10 टू दी पावर 0, तो नहीं करेंगे, छोड़ते हैं उसको, ये इसकी वैल्यू आ रही है 1.301, यहां पुट कर दो 1.301 माइनस 1.301 और इंटू 100 कर दो अब यहाँ पे, तो आपका आई हो गया 30.1%। इनका आंसर आ रहा है 30.16, हमारा 30.1 आ रहा है, तो सही माना। इनका बुक में आंसर जो आ रहा है वो 30.16 है, वो तो चल जाएगा फिर इतना। आगे चलें। जो एंटीलॉग होगा इसमें हम डेसिमल को ध्यान रखेंगे और लॉग में नहीं रखेंगे। हाँ, जब हम एंटीलॉग देखते हैं ना, दोबारा सुनो आप, तो हम इस वैल्यू का एंटीलॉग देख रहे हैं, तो हम डेसिमल के बाद की 2 डिजिट को एक साथ रीड करते हैं, तो हम रीड कर रहे हैं यहाँ पे 0.11, वो खोलेंगे, उसमें 4 देखेंगे, मिन डिफरेंस 4 देखेंगे, प्लस करेंगे, वैल्यू लिख देंगे। फिर यहाँ पे डेसिमल कहाँ लगाते हैं, जस्ट 1 डिजिट के बाद या शुरू की 2 डिजिट के बीच में लगा देते हैं। फिर इसका क्या करना है, यहाँ जो डिजिट छोड़ दिया आपने, ये मल्टीप्लाई में जाएगा 10 टू दी पावर 0। अब वो 10 टू दी पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 1 हो गया। ओके ठीक है। डाउट है तो दोबारा पूछ लो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं सर, आ गया। ईएमआई भी कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट क्लास में करा लो। टाइम क्या हो गया, 7 बज गए, पता नहीं क्या बात है। चलो ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देख लेंगे। वैसे मैं शायद इसका ना सैम्पल पर लाया हूँ मैं अप्लाइड पर, रुको, नहीं अरियंत के मंगाया मैंने। नहीं सीबीएसई का, एरर तो है यार। अब अरियंत के मैंने, वो एक्चुअली जानते हैं अरियंत वाले पब्लिकेशन वाले ना ये, तो इनको तो ये भिजवाए थे मेरे को, रितेश श्रीवास्तव जी ने। ठीक है, प्रैक्टिस करने में बुरा नहीं है, एरर होने तो कोई बात नहीं, सभी यार बुक्स में एरर होती है, लेकिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने भी खोला ही नहीं, मैंने अभी कहता हूँ कल ही मंगाया, कल शाम को दे गए थे वो। परपेचुइटी का एक क्वेश्चन 2 नंबर में दिया हुआ है, ऐसे सैंपल देख रहे हैं, और ईएमआई का क्वेश्चन 2 नंबर में है, और मूविंग एवरेज का क्वेश्चन 2 नंबर में है, एलपी का 2 नंबर में, 3 नंबर में है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का क्वेश्चन 3 नंबर में। ट्राई करोगे क्वेश्चन एक, लिख लो, कर ला, लिख तो लो। इसमें ना आपको पता चलेगा, 2 मिनट वेट करो बस, इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे लॉग वैल्यू दी जाएगी। मैं इसमें से आपका असाइनमेंट तैयार कर दूंगा ना। क्वेश्चन लिख लो सीधा सीधा। अमाउंट इन्वेस्टेड है, मैं नाम नहीं बता रहा किसने इन्वेस्ट किया है, इसमें अमित नाम दे रखा है, फर्क नहीं पड़ता। अमाउंट इन्वेस्टेड है ₹10,000, ठीक है, ये अमाउंट इन्वेस्टेड है और म्यूचुअल फंड में लगाया है, एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन वाज 25,000। मतलब 10,000 रुपए लगाए, और जब उस म्यूचुअल फंड को इन्होंने मैच्योर करवाया तो 25,000 रुपए मिले हैं, और इसमें कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिया हुआ है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है इसका 9.15%, ये दिया हुआ है जो आप आई निकालते हो। ठीक है, तो आपको इसमें निकालना है टाइम, कैलकुलेट कितने टाइम में इतने रेट से 10,000 के 25,000 बने हो, कैलकुलेट टाइम पीरियड, ये वाला ट्राई कर लेना। और कुछ वैल्यूज दी हुई हैं आपको यूज करने के लिए, लॉकेबल नहीं मिलेगा इसका मतलब, जैसे तो एक वैल्यू ये दी हुई है, लॉग 2.5 की वैल्यू नोट कर लेना 0.3979,
इसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, सोच रहा हूँ मैं आपको ऐसे लॉग देके ना कुछ लॉग डिफरेंट डिफरेंट पूछ लूंगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ये। फिर लॉग 1 पॉइंट एक और वैल्यू दी हुई है 0915। एंटी लॉग कभी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, इसी से बनाएंगे एंटी लॉग जब भी बनाएंगे। 0.0380 ये दो वैल्यू यूज करने के लिए दी हुई, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर। तो इसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा एक दिन, 8-10 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको लॉग 2.5 दूंगा, मैं आपसे लॉग 2250 पूछ लूंगा, या जैसे एंटी लॉग में मैं आपको ये दे दूंगा, मैं कहूंगा अच्छा मुझे इसका लॉग ये देखकर एंटी लॉग की वैल्यू बता दो, वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि चांस तो यही है कि ऐसे आएगा तो सही। इसका एंटी लॉग कैसे निकलेगा? एंटी लॉग इस लॉग से निकलेगा। एंटी लॉग जब देखोगे ना तो आपके एंटी लॉग में ये वैल्यू आ रही होगी, एंटी लॉग ऑफ दिस, तो उसके एंटी लॉग की वैल्यू फिर ये हो जाएगी, ये वाली। अगर ये लॉग है तो उसका एंटी लॉग फिर ये है। ऑलराइट, ये वाला ट्राई कर लेना, चलो फिर ईएमआई करके वो भी शुरू कर लेंगे इन फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इस मंथ के बाद हम बैच को वाइंड अप कर देंगे, फिर मैं आपको तब बुलाऊंगा जब आपका एग्जाम, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट रिवीजन जब तक हो जाएगा, काफी खींच दिया हमने। हाँ? इसकी ना सीयू की ना, पहले देखते हैं कितने बच्चे हैं सीयू की। कॉमन मैथ्स के भी पूछना था।